आदाब नाज़रीन, आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मक़दम है। आलम इस्लाम की इस हफ्ते की अहम सरगर्मियों के जायजे के साथ मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आलम इस्लाम इस हफ्ते में इस बार अफगानिस्तान में अशरफ गनी को सदारती इंतखाबात में कामयाबी मानने से मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल्ला का इनकार, मुतवाज़ी हुकूमत की तश्कील का ऐलान। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि इस बरस सदारती इंतखाबात के पेश नज़र अमरीका तेहरान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहता है और चीन में गैर मुस्लिम अक़लियत को मजहब और सक़ाफ़त की बुनियाद पर बदस्तूर हुकूमती जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदनामी के इल्ज़ामात में ट्रायल 17 मार्च से होगा शुरू। तुर्की में 2016 की नाकाम फौजी बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में जारी खाना जंगी से बेघर हुए अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुंची। सबसे ज्यादा ख्वातीन और बच्चे हैं मुतासर। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है साबिक सफीर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, जो जिम्बाब्वे में हिंदुस्तान के सफीर रहे और इसके अलावा ओमान में डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। शुक्रिया। तो आइए आलम इस्लाम इस हफ्ते का आगाज करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के नताइज को सदारती उम्मीदवार और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने मानने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला ने मुतवाज़ी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सदर अशरफ गनी को कामयाब करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के सरकारी नताइज का 5 माह बाद हतमी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सदर अशरफ गनी को सदारती इंतखाबात में कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ऐलान के मुताबिक सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी ने 50.64% वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ उम्मीदवार अब्दुल्ला को 39.52% वोट मिले। तहम इंतखाबी नताइज में दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन की जारी करदा नताइज को मानने से इनकार करते हुए अशरफ गनी के मुतवाज़ी अपनी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया है। अब्दुल्ला ने नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारी टीम शफाफ और बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जीती है और हम अपनी फतेह का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान करदा नतीजा जमहूरियत का तख्ता उलटने के मुतरादिफ है। ये अवाम के राय चोरी करने का मामला है जिसे हम नाजायज समझते हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस 28 सितंबर को हुए अफगान सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 19 अक्टूबर को होना था, लेकिन आज़ाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकनीकी खराबी, फ्रॉड के इल्जामात और एहतजाज के बायस नताइज का ऐलान बार बार मुलतवी होता रहा। IEC ने दिसंबर में इब्तिदाई नताइज का ऐलान किया था, जिसमें अशरफ गनी को थोड़ी बरतरी के साथ कामयाब करार दिया गया था, लेकिन अब्दुल्ला ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए मुकम्मल नताइज सामने लाने का मुतालबा किया था। तालिबान ने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है और कहा है कि यह मामला अमन अमल के खिलाफ है। नए सियासी बहरान ने ऐसे वक्त में सर उठाया जब अमेरिका और तालिबान अमन मुआहिदे के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। वाज़ेह कि 2014 के सदारती इंतखाबात में भी इंतखाबी नताइज की ऐसी ही सूरत हाल थी। अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, ये बिल्कुल रिपीट लग रहा है गुज़िश्ता चुनाव का। उस दौरान भी ऐसी नताइज आए थे, तब जॉन कैरी ने कोशिश करके जो है इन दोनों को मना लिया था। अब मुझे लगता है कि अब्दुल्ला जो है वो शायद राजी ना हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर बार उनके साथ ज्यादती हो जाती है। हाँ, वो राजी नहीं होंगे क्योंकि देखिए ये तीसरा इंतखाबात है जिसमें अब्दुल्ला खड़े हुए हैं। गनी के जो नायब थे वो खुद पलट करके आ गए हैं अब्दुल्ला की ओर। तो अब अब्दुल्ला का पलड़ा भारी है और ऐसी हालत में ये जो है ये इल्ज़ाम जो है बड़ा सही साबित हो सकता है कि आपने इलेक्शन के इंतखाबात के 4 महीने तक आपने कुछ भी उसके नताइज नहीं डिक्लेयर किए। ऐसा नहीं, इतना बड़ा मुल्क नहीं कि 4 महीने लग जाए। इतने बड़े वोटर भी नहीं थे, इतनी वोटिंग भी नहीं हुई है वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या बैकडोर निगोशिएशन वगैरह भी चलता रहा होगा इस दौरान में 4 महीने जब तक नताइज रोके? मेरे ख्याल से बिल्कुल चलता रहा होगा और इस दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चलाने की कोशिश की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो इसलिए भी कि ट्रंप साहब का इसमें एक फ़ायदा है। ट्रंप साहब पिछले 4 साल से जो भी करते आ रहे हैं, किसी में उनको
कामयाबी नहीं मिली है। सिर्फ चीन के साथ उन्होंने रिश्ते खराब कर लिए हैं और चीन के साथ भी अभी कह रहे हैं कि अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह हुआ नहीं। तो हमारे साथ भी वो हमारे आ रहे हैं तब भी यही कह रहे हैं जी। तो उनकी हर चीज, हर कोशिश, हर चाल जो है नाकाम हुई है ये दिखाने की कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा, बहुत अहम लीडर हूँ। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ समझौते की बात की कि हो गया, कुछ नहीं हुआ। ईरान के साथ किया, कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं हुआ। चीन के साथ किया, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये उनके हक में नहीं जाता है अगर अफगानिस्तान में ऐसी चीज, ऐसी इंस्टेबिलिटी का। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, आप तो भारत के सफीर भी रहे हैं जिम्बाब्वे वगैरह में। अब जैसे हम अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं जी, तो क्या, क्योंकि भारत वहाँ पर तरक्याती अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो उनकी भी कुछ कोशिशें पाकिस्तानी तालिबान को मुतहरिक करने की। अब ऐसे में जब वहाँ पर जो अमन की कोशिशें हैं वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर अब्दुल्ला की बात हम मान लें कि वो इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे, तो फिर जो है भारत के लिए ये जो है हालात किस तरह नज़र आते हैं? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, सबसे बड़ा फ़ायदेमंद तो ये होता कि तालिबान कमज़ोर हो जाता। लेकिन अब अगर तालिबान ट्रम्प के साथ समझौता करने के बाद कमज़ोर नहीं होगा तो भारत के लिए मुफीद ये होगा कि तालिबान के साथ कोई समझौता, कोई अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान की पाकिस्तान होने देगा। वो पाकिस्तान होने देगा अगर उसको ये दिखाने का मौका मिल जाए कि तालिबान को उसने समझाया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब्दुल्ला भी ये जानते होंगे कि इस वक्त ट्रम्प के ऊपर बहुत दबाव है क्योंकि ये इंतखाबी बरस है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं 2-3 बार अब्दुल्ला से मिल चुका हूँ जब मैं हुमायूं था जी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत तेज आदमी है, उसकी समझदारी काफ़ी है और वो उस हालत में कहाँ तक झुकेगा ये देखने की बात है। क्योंकि जब तीसरी बार में उसको, अब ये कह रहे हैं कि 39% सिर्फ उसको वोट मिले हैं, जबकि इनको 50%, 50 पॉइंट कुछ फीसदी मिले, 50.64। हाँ, तो ऐसे में वो इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा। अगर उनको नायब सदर रियासत का पद का दर्जा दे दिया जाता है, उसके साथ उनको इतने सारे हुकूक मिलते हैं हुकूमत करने को कि वो एक तरह से चैलेंज भी हो गनी के लिए, तब तो वो मान सकते हैं। हालांकि अब्दुल्ला ने कहा ही है कि मैं कोई कोalition गवर्नमेंट या मैं कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट के खिलाफ फेवर में नहीं। तो दबाव की उनकी तरीका तो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ट्रम्प चाहेंगे जरूर दबाव ना, क्योंकि ट्रम्प चाहेंगे कि जाने से पहले, अगले इलेक्शन से पहले कम से कम एक चीज़ तो दिखा दें जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल। चलिए, इसके बाद हम ईरान की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्त का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। ईरान का कहना है कि वो इस बात से अच्छी तरह बाखबर है कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ मौजूदा वक्त में जंग नहीं छेड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग होती है तो इससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात में नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पैनल सेशन से गुफ्तगू के दौरान अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के साथ जंग सदारती इंतखाबात में इनकी कामयाबी के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। हसन रूहानी ने तेहरान में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जंग से इन्हें क्या नुकसान पहुंच सकता है। हसन रूहानी ने यह भी कहा है कि हम किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि जंग अमरीकी मफादात और इसके इलाकाई इत्तेहादियों के अलावा ईरान के लिए भी नुकसानदेह होगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई तो मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर जैसे ममालिक को भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ईरानी सदर ने एक मरतबा फिर इस बात का इयादा किया कि अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त ही मुमकिन है जब वो 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे में फिर से शामिल हों।
वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता बल्कि हुकूमत में तब्दीली चाहता है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान में शायद सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है निज़ाम ही बदल जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ईरान में मौजूदा हुकूमत गिराने की कोशिश दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों में नाकामी का बायस बन रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दारोमदार सदर डोनाल्ड ट्रंप पर है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि ट्रंप ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत गिरने वाली है और वो गिरती हुई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान और अमेरिका, हसन रूहानी कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं क्योंकि ट्रंप बहुत कमज़ोर बुनियाद पर है क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। कहाँ तक सही है? एक तो ट्रंप के लिए सबसे दिक्कत की बात यह है कि ट्रंप ने ईरान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी ईरान जो है वो तरक्की करता जा रहा था। और ये सारा जो खेल है अमेरिका का, चाहे जब से आप देखिए, उसमें यही कि ये सारा खेल तेल की राजनीति पर है, तेल की पॉलिटिक्स पर, तेल की सियासत है। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि जो ओबामा एग्रीमेंट है उसको वो ट्रंप एग्रीमेंट से बदलना चाहते हैं ताकि इनको चुनाव में कुछ फ़ायदा हो जाए ट्रंप को? इलेक्शन में तो उन्होंने कहा था 2016 के इलेक्शन में कि हम इसको बदल देंगे क्योंकि ये बड़ा हॉरिबल है और ये बड़ा ख़तरनाक है, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा समझौता। लेकिन सही बात यह है कि उसके बावजूद ट्रंप ने 1.5 साल तक इस समझौते पे अपने दस्तखत किए, क्योंकि उस समझौते की एक शर्त ये भी थी कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अथॉरिटी हर बार एक थोड़े से वक्फे के बाद हर बार ये चेक मुआयना करेगा और अगर वो पाएगा कि ठीक है तो फिर ट्रंप के पास जाएगा, ट्रंप भी उस पर अप्रूवल देगा, सदर भी अप्रूवल देगा। ट्रंप ने खुद 2 बार अप्रूवल दी है और 2 साल तक कुछ नहीं बोले। उसके बाद एकाएक उनका नज़रिया बदल गया है। ट्रंप इस बिना पर आए थे इलेक्शन जीत के कि वो अमेरिकी फ़ौजियों को हटाएंगे, लेकिन हटाने के बजाय हमने देखा कि पिछले साल अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा दी गई। गल्फ में बहुत बड़ी है, 20,000 से ऊपर हो गई। और अब अगर बढ़ाई गई तो ये ट्रंप के मैनिफेस्टो में किए गए वादे के सख्त खिलाफ जाता है और अमेरिकी आवाम कभी नहीं चाहती कि उनके लोग, उनके फौजी जो है, उनके लोग कहीं पे खतरे में फंसे। अच्छा, जो जवाद ज़रीफ कह रहे हैं कि अमेरिका वहाँ पे रिजिम चेंज चाहता है, उसमें कितनी सच्चाई? जब दुनिया कह रही है कि ईरान समझौते की शर्तों को मान रहा है, तब फिर आपको वहाँ पे टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? आप रिजिम चेंज चाहते हैं और ये रिजिम चेंज अभी से नहीं, बहुत पहले से इसकी बात शुरू हो रही है। ट्रंप ने इस चीज़ को एक्सेलरेट किया है और वैसे भी ट्रंप अपने अलग अलग बयान देने के मामले में मेरे ख्याल से बहुत बदनाम है और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वो बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रंप के एक और साथी हैं और जिनके प्रेजेंटेशन पर तिवारी साहब कह रहे थे ट्रंप ने जो है ईरान के साथ जो है अपनी डील जो है ख़त्म की है। इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं बेंयामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बदनवानी के इल्ज़ामात में ट्रायल 17 मार्च से शुरू होगा। आप देखिए रिपोर्ट। इसराइल के वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात पर ट्रायल 17 मार्च से शुरू होगा। इसराइली अदालत की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि केस की इब्तदाई समाअत में वज़ीर आज़म नेतन्याहू पेश हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी और अरबपति दोस्तों से फ़वायद लेने के इल्ज़ामात हैं, जबकि अदालत उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर चुकी है। ताहम नेतन्याहू ने अपने ऊपर आयद तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें सियासी इंतकाम करार दिया है। इसराइली क़वानीन के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए किसी भी जुर्म में एक मरतबा सज़ा मतलूब होती है, जिसके बाद अपील के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी जानिब इसराइल में 1 साल के दौरान तीसरी मरतबा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 2 मार्च को होंगे। इससे कबल 2 मरतबा होने वाले इंतखाबात का कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। इसराइली सियासत में कदम रखने वाले इसराइली फौज के साबिक चीफ और ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह बेनी गैंट्स का कहना है कि नेतन्याहू ने अपनी इंतखाबी मुहिम में करप्शन के इल्जामात से तवज्जो हटाने की कोशिश की। नेतन्याहू के हरीफ बेनी गैंट्स ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए नेतन्याहू वज़ीर आज़म रहने के अहल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
चीन में चलते हैं। चीन में गैर मुस्लिम अक़लियत को मजहब और सकाफत की बुनियाद पर बदस्तूर हुकूमती जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये बात कैदियों की एक ऐसी फहरिस्त से सामने आई है जो कई नशरियाती इदारों को फराहम की गई है। चीन में गैर मुसलमानों पर मजहबी और सकाफती बुनियाद पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। गैर मुसलमानों को चीनी हुकूमत के जरिए बदस्तूर जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए अबलाग में एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि चीन में हुक्काम हिरासती मराकज में रखे जाने वाले हजारों गैर मुसलमानों की किस्मत के फैसले कैसे करते हैं। बताया जाता है कि ये उन कैंपों के बारे में सामने आने वाली सबसे ठोस मालूमात हैं। इस दस्तावेज में 3000 से ज्यादा लोगों की जाती तफसीलात दर्ज हैं जिनका ताल्लुक मगरिबी खित्ते सिंकियांग से है। इसमें इनकी रोजमर्रा की मालूमात के बारे में बताया गया है। ये रिकॉर्ड कुल 137 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं जिस पर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। इसमें यह लिखा है कि लोग कितनी बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, लिबास कैसा पहनते हैं, किससे राबता करते हैं और इनके खानदान के लोगों का रवैया कैसा है। दस्तावेज के आखिरी कॉलम में फैसले तहरीर हैं जिनमें इस बात का तयन किया गया है कि हिरासती मराकज में मौजूद लोगों को वही रखा जाए या रिहा कर दिया जाए या कि माजी में रिहा किए गए अफराद में से किसी की कैंप में वापसी की जरूरत तो नहीं। ये ऐसे शवाहिद हैं जो बराह रास्त चीन के उस दावे से मुतसादिम हैं जिसके बारे में उसका कहना है कि ये कैंप तो फकत स्कूल हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी चीन में इंसानी हुकूक के जायजे की रिपोर्ट में गैर मुसलमानों के ताल्लुक से जुल्म और सितम की बातें सामने आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर न्यूज इन ब्रीफ में। ईरान में नई पार्लियामान के लिए डाले गए वोट, इब्तिदाई इंतखाबी नतायज का ऐलान शनिचर को मुतवक्किल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने तेहरान में डाला वोट। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने रियाज में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल और ईरान से लाहक मुबैना खतरात पर हुआ तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो मशरिक़ी यरूशलेम में जल्द ही 5000 यहूदी मकानों की तामीर का काम शुरू करेंगे। फिलिस्तीनियों और बैनुल अक़वामी तनक़ीदों को नजरअंदाज करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने नए मकानात की तामीर का ऐलान किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शामी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि शुमाल मगरबी सूबे इदलिब से हट जाने के लिए उसके पास वक्त खत्म होता जा रहा है। तुर्क सदर ने धमकी दी कि शामी फौज को इदलिब से निकालने के लिए तुर्की की मुदाखलत नागुज़ीर है। शामी सदर बशार अल असद ने तुर्की का दबाव मुस्तरद करते हुए इदलिब में अस्करी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया है। शामी सदर ने टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि शिमाल से दी जाने वाली खोखली धमकियों के बावजूद इदलिब और हलब में ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से शामी सदर बशार अल असद की हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने अपने तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोन पर बात करते हुए शाम में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने शामी तनाज़े में शामिल तमाम अहम फरीकों से जंगबंदी और अमन मुआहदे की कोशिश करने को कहा है। यूएन चीफ ने पाकिस्तान दौरे के दौरान लाहौर में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। ईरान में अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्जाम में नामनिहाद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म 10 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें एक ऐसा ईरानी शहरी भी है जिसके पास बरतानवी अमरीकी शहरियत है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि जर्मनी में अमरीकी सेनेटर से हुई इनकी मुलाकात पर ट्रंप इंतजामिया को शक है। उन्हें लगता है कि अमरीकी सेनेटर ने ईरान की बात क्यों तवज्जो से सुनी। ईरान ने ऐलान किया है कि जर्मनी के गिरफ्तार शुदा बाशिंदे को जर्मनी के साथ कैदी की अदला बदली के तहत रिहा कर दिया गया है। ईरान के महकमे अदलिया के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा कि जर्मनी में कैद ईरानी बाशिंदे की रिहाई के बाद जर्मनी के बाशिंदे को रिहा कर दिया गया। अफगानिस्तान के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के साथ अमन मुआहदा तय करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। अशरफ गनी ने सदारती इंतखाबात में अपनी कामयाबी को खुश आइंद करार दिया है।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है और इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इमरान इस्लामाबाद में अफगान पनाहगुज़ीनों से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी है। बगदाद में मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ अश्कावर गोले इस्तेमाल की। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के एक वफ्द ने बैरूत में लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म हसन दयाब से मुलाकात की। मुलाकात में लेबनान को माशी दलदल से निकालने पर तबादला ख्याल हुआ। लीबिया में जंगबंदी के बावजूद हो रहे तसादुम पर यूरोपीय यूनियन ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सलामती के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि लीबिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और खुले तौर पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया के मामले पर यूरोपीय यूनियन की तनकीद की है। साथ ही एर्दोगान ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए लीबिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत के जरिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शरीक न होने के फैसले की सताइश भी की। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने ख़वातीन की तस्वीरों से बेवकूफ़ बनाकर इसराइली फौजों के फोन से मालूमात चुराने का मामला सामने आया है। हमास ने ख़वातीन की जाली आईडीज़ के जरिए इसराइली फौजों की खुफिया मालूमात चुराई है। एक बरतानवी अदालत ने 2 साल कबल एक मुसलमान जोड़े के मुकदमे के उस फैसले को कलादम करार दे दिया है जिसमें कहा गया था कि चूंकि उनकी शादी की तकरीब इस्लामी रसूमात के तहत हुई, इसलिए अब वो कानूनी तौर पर तलाक का हक भी रखते हैं। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के शहर कोयटा में पीर के रोज हुए एक खुदकुश हमले में 10 अफराद हलाक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। महलूकीन में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है। ये धमाका एक इस्लामी रैली के करीब हुआ। तुर्की में 2016 की नाकाम फौजी बगावत के इल्जाम में मजीद 695 अफराद को हिरासत में लेने का हुक्मनामा जारी किया गया है। तुर्की दफ्तर इस्तिगासा ने इन अफराद को हिरासत में लेने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के इल्जाम में तुर्क हुकूमत ने मजीद 695 अफराद को हिरासत में लेने के अहकामात जारी किए हैं। इन अफराद के खिलाफ जिलावतन मुबल्लिग फतहुल्लाह गोलान से राबतों के शुबे में वारंट्स जारी किए गए हैं। 157 फौजी अफसरान के खिलाफ भी वारंट्स जारी किए गए हैं, जिनमें 101 अब भी मुसल्लह अफवाज का हिस्सा हैं। हुक्काम के मुताबिक फौजी अफसरान को 2016 में तुर्की में होने वाली नाकाम बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। तुर्क हुकूमत ने महकमे इंसाफ के 71 एहलकारों को हिरासत में लेने का फैसला किया है। तुर्की में 15 जुलाई 2016 को फौज के एक धड़े ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी। इस दौरान होने वाली झड़पों के नतीजे में 250 से जायद अफराद हलाक और तकरीबन 2000 जख्मी हुए थे। तुर्की की हुकूमत ने इस फौजी बगावत को जिलावतन मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गोलान की साजिश बताया था। फौजी बगावत की कोशिश के बाद तुर्की में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसमें अब तक 77,000 अफराद को गिरफ्तार और 1,30,000 अफराद को मुलाजमतों से बर्खास्त किया जा चुका है। मुलाजमतों से बर्खास्त होने वालों में फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और दीगर अहम सरकारी महकमों के अफसरान भी शामिल हैं। वही फतहुल्लाह गोलान फौजी बगावत में मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। फतहुल्लाह गोलान ने 1999 से अमरीका में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर रखी है। नाक़दीन तुर्क हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो इस नाकाम फौजी बगावत को सियासी मुखालफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अलबत्ता तुर्क हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो मुल्क के खिलाफ बगावत करने वालों को हुकूमती निज़ाम से निकाल बाहर करना चाहती है। तुर्की की हुकूमत अमरीका से यह मुतालबा कर चुकी है कि फतहुल्लाह गोलान को उसके हवाले किया जाए, लेकिन अमरीका इस मुतालबे को मुस्तरद करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 2016 से लेकर 2020 में हम दाखिल हो गए, लेकिन तुर्की में जो फौजी बगावत हुई थी उस सिलसिले में अभी तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। क्या रजब तैयब एर्दोगान जो है बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए उनको घबराहट हो रही है? 2016 के बाद तुर्की की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ख़राब होती गई है, बट 2019 के आखिर में आके पता लगा कि थोड़ा सा राहत की बात है तुर्की के लिए। लेकिन उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2016 से 19 तक ये इस नाकाम फौजी बगावत के खिलाफ ये काम करते रहे। लोगों हजारों लोग पकड़े जा चुके हैं, अभी तक जो है सिलसिला नहीं रुका। अभी सिलसिला ज़्यादा तेज हो गया है, इसलिए
कि 2019 में ये पता लग गया कि पॉपुलैरिटी है वो कम हुई। इस्तांबुल में जो मेयर का इलेक्शन जब हारे, इस्तांबुल ही नहीं, अंकारा सहित कई शहरों में लोकल इलेक्शंस जो हैं ये हारे हैं, और हारने के साथ ही ये जाहिर हो गया है लोगों पे कि इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ज़्यादा कम हो रही है। तो फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की उनके अंदर एक तमन्ना जाग गई अचानक, एकाएक वो एक तो अपने आवाम का ध्यान बटाना चाहते हैं, फिर से वही पुरानी नाकाम फौजी बगावत का वो करके, दूसरा आवाम का ध्यान बटाने के लिए अब ये जैसा आपने सही फरमाया कि एक मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए लीडर के तौर पे उभरना चाहते हैं। पाकिस्तान और शाम के साथ भी उनका जो है मामला चल रहा है, यूरोप को धमका रहे हैं, यूरोप और मलेशिया के साथ उनकी दोस्ती, ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम एक मुस्लिम वर्ल्ड की नुमाइंदगी हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में जारी खाना जंगी से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई है, और इससे सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ लोग इदलिब छोड़ कर जा रहे हैं, वहीं हलब का सनती इलाका बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा बयान के मुताबिक शाम के शुमाल मगरबी इलाके में बहरान खौफ की नई सतह तक पहुँच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इलाके में तशद्दुद की वजह से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई है। ये तादाद इससे पहले की आदाद शुमार से 1 लाख ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्क लुकाक का कहना है कि मुतासरा अफराद में बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, जिन्हें सदमा पहुँचा है, और चूँकि कैंपों में जगह नहीं बची है, इसलिए वो सख्त सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि शाम के इदलिब और सूबा हलब के आसपास तकरीबन 30 लाख लोग आबाद हैं, जिसमें से निस्फ आबादी शाम के दूसरे इलाकों से बेघर होकर यहाँ पहुँची है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि वहाँ पर बिला इम्तियाज तशद्दुद बरपा है। अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों, मसाजिद और बाजार के इलाकों में हमले किए गए हैं। बीमारियों के फैलने का शदीद खतरा लाहक हो गया है। बुनियादी ढांचा बुरी तरह से तबाह होता जा रहा है। खासकर शाम की मईशत का कल्ब माना जाने वाला हलब का सनती इलाका तो बुरी तरह तबाह व बर्बाद हो चुका है। यहाँ का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुका है। तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर बड़ा इमदादी ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। इस बहरान के जद में आकर कई इमदादी और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हलाक या बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब का कहना है कि 21वीं सदी के इस सबसे बड़े इंसानियत सोज और खौफनाक अलविये से बचने के लिए फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात करने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आलम इस्लाम इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले हफ्ते तक खबरदार रहिए, बेदार रहिए। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आदाब।